क्लियर है सारी चीज़ें, कुछ ऐसा नहीं है। अब मैंने जो चीज़ें थी आपको अपडेट के लिए वो बता दी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए इसी बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी एक क्लास हम लोगों ने किया, और उस एक क्लास के सेशन में मैंने आपको क्या सिखाया बताइए। मैंने आपको पिछली क्लास में बस इतना बताया था कि प्राइस में आप एक लास्ट इम्पैक्ट हाई और लास्ट इम्पैक्ट लो का आइडेंटिफिकेशन करना सीख लें, जो कि किसी कैंडल स्टिक के होने से ज़रूरी नहीं होगा। आप डायरेक्टली प्राइस को एक लाइन चार्ट पे भी देख कर वो बता सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोग टेक्निकल्स पे नहीं चल रहे हैं, और टेक्निकल से पहले की ये सारी चीज़ें टेक्निकल्स में है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम लोग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते, वो शब्द यूज़ नहीं करते जो आप टेक्निकल्स में फंस जाए। ठीक है, क्योंकि हमको प्रॉपर करना लास्ट में हैजिंग ही है, तो हम हैजिंग की तरफ बढ़ेंगे सर। और देखिए एक बात और है, जब मैं आपको प्राइजेक्शन सिखा रहा हूँ ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कुछ फंड रख लीजिएगा अलग से, 10,000 15,000, जैसा आपका रिस्क एबिलिटी हो। रिस्क एबिलिटी का मतलब ये नहीं कि 10,000 रखा तो दिन का 10,000 गवा दिया, ऐसे नहीं रखना है। 10,000 ऐसे कि जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊं, जैसे अभी क्लास में सिखाऊंगा, तो आप नेक्स्ट सेशन में और उसके नेक्स्ट सेशन में जितना प्राइस पे आपकी पकड़ बनती जाए, इक्विटी में जाकर रिस्क एबिलिटी कि दिन का 100 रुपये तो गंवाने की क्षमता रखते हैं ना, कोई 200 रखता है, कोई 500 रखता है, कोई 1000 रखता है, रिस्क एबिलिटी। और ऐसा गवाइएगा कि जिससे फ़र्क ना पड़े। नहीं तो आपकी अर्निंग है महीने का 10,000, आप रोज़ का 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा, है ना। वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस बेसिस पे है कि लाइव मार्केट में आपकी प्रैक्टिस हो, चार्ट पर प्राइस पर आपकी प्रैक्टिस चल पाए लगातार, है ना। इक्विटी में 10-15 हज़ार का फंड रख लिया और उससे इक्विटी खरीद बेच रहे हैं। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ बस उन्हीं के ब्याफ पर, और कुछ नहीं देखना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कि ये चीज़ें पहले सीख रखी हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना सिखा रहा हूँ बस उसी के ब्याफ पर। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा कि सबसे पहले हमको एलटीपी देखना होता है। एलटीपी का मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस से हमको सबसे पहले एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए होता है, क्या? लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो। क्या बोला मैंने? लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो, यही आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं। देखिए एक बात समझिए, इंट्राडे में एक बेस्ट टाइम फ्रेम अगर आप ऑर्डिनरी तरीके से ट्रेड करेंगे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अभी टाइम फ्रेम पे पूरा अलग से सेशन करूंगा, बताऊंगा। और उसके बाद अगर आप एग्रेसिव पोजीशंस को ट्रेड करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछे पर्सनल, तो मैं आपको पर्सनल बोलूँगा 10 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के अगर प्लेस पर कोई यूज़ करना है तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम, लेकिन 2 मिनट के टाइम फ्रेम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मार्केट में सर। 2 मिनट का टाइम फ्रेम अपने आप में परफेक्ट है, उसकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता है। आप लोग ट्रेड करते हैं, बहुत बेहतर जानते हैं इस बात को। 2 मिनट हर मोमेंटम को कैच करने में, एक रेंज को आइडेंटिफाई करने में, लेस मोमेंटम को डिसाइड करने में, विक्स से कंपेयर करने में, पर हर चीज़ में 2 मिनट का टाइम फ्रेम परफेक्शन पे। और किसी बड़े टाइम फ्रेम की बात की जाए तो एक 4 आवरली टाइम फ्रेम, 2 आवरली टाइम फ्रेम, और उसके बाद रिसेंटली जो मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं 75 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये चीज़ है। और ये सारे टाइम फ्रेम आप पूछेंगे ना कि आप पर्सनली कौन सा यूज़ कर रहे हैं या मुझे क्या करना चाहिए, इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का। देखिए मल्टीपल थ्योरी पर जब तक आप नहीं जाएंगे ना, लेवल्स को निकालना बाजार में इतना आसान नहीं है सर। अभी हम 52,000 पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर निफ्टी 50 आपको 24,000 पे दिख रहा है, 24,100 पे। ठीक है, अब आपको एक्यूरेट ये डिसाइड करना कि इस रेंज से कोई सप्लाई उठाएगा प्राइस, या इस रेंज से डिमांड उठाएगा, या इस हाई तक मोमेंटम होने के बाद, इसके हाई ब्रेक करने के बाद अंदर आएगा फिर सप्लाई उठाएगा, या ये लो ब्रेकडाउन के बाद फिर अंदर आकर यहाँ से डिमांड लेकर यहाँ तक मोमेंटम करेगा। ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। आप अभी 45 मिनट के टाइम फ्रेम को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इस पॉइंट पर, ये प्राइस डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है कि नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है कि नहीं है। अगर डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और 45 मिनट के टाइम फ्रेम सारे लेवल्स एक ही जगह पर आकर मिल रहे हैं, एक ही रेजिस्टेंस एरिया पे आके मिल रहे हैं। और रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है सर? रेजिस्टेंस का डेफिनेशन सुन लीजिए। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन सिर्फ मार्केट में इतना है कि जहां से पिछली बार प्राइस में गिरावट हुई वही आपके लिए रेजिस्टेंस है।
रेजिस्टेंस का मतलब होता है हिंदी में प्रतिरोध, रुकावट, ठीक है। और हमारे लिए पिछली रुकावट जहां पे प्राइस में आई थी वही हमारे लिए रजिस्ट है, वही प्रतिरोध है, वही रुकावट है बाजार में चलने का, ठीक है। और उसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम की थ्योरी, अब ये चीज़ें आगे तो क्लियर हो ही जाएंगी अच्छे से, पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और कैंडल स्टिक के चार्ट से कहाँ आ जाएं, लाइन चार्ट पर आ जाएं। लाइन चार्ट पर आ गए। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को, अब आपसे पूछा जाए कि LTP क्या है, तो आप बोलेंगे 24,010। क्या है? 24,010 है ये LTP, ठीक है, क्लियर हो गया। अब LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, वो आखिरी भाव जहां बाजार ट्रेड कर रहा था। तो वो चार्ट पे देखा तो पता लगा कि इसके आगे तो चार्ट बना नहीं है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 24,110 के भाव को, ठीक है। तो ये LTP हो गया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस हुआ ये बाजार का। अब इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि इसके पहले ये बताइए वो मेजर कंफर्मेशन लेवल जो स्विंग लो और स्विंग हाई हो। कल मैंने आपको क्या बताया कि लास्ट इंपैक्ट लो और लास्ट इंपैक्ट हाई, या लास्ट स्विंग लो या लास्ट स्विंग हाई कौन होते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जब प्राइस में मोमेंटम चल रहा हो कि प्राइस हायर डायरेक्शन ट्रेड, यहाँ पर अभी LTP है, ये मेरा LTP पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मैं तुरंत पीछे निगाह दौड़ाऊंगा और देखूंगा कि प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा में कहाँ से प्राइस जस्ट अभी गिर कर आया है और एग्रेसिव गिर कर आया है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये चलता हुआ प्राइस यहाँ तक गया था 24,521 और यहाँ से गिर कर आया है। तो हमारे लिए LTP क्या हुआ सर? LTP क्या हुआ? LTP हुआ 24,110 और वहाँ से जो रिसेंट हाई लगा है वो क्या लगा है? 24,465, ठीक है। अब मैं इस स्विंग हाई का इंपैक्ट पूछूंगा कि इसका इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट का मतलब है वो खरीदार जो प्राइस को 24,500 तक लेकर आए। इसीलिए मैं कह रहा हूं वैलिड स्विंग हाई, स्विंग लो और इंपैक्ट हाई, इंपैक्ट लो का आइडेंटिफिकेशन, पहचान, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, वही मैं आपको करा रहा हूं। देखिए यहां पे देखिए, प्राइस यहां से LTP पे चल रहा था 24,110, तो इस फिगर में तो हम कुछ नहीं बता सकते कि प्राइस 24,200 था, 24,200 से गिर के 198 आया, फिर चलकर 216 गया, फिर गिरकर आया 181 को टच किया, फिर चलकर गया 191 को टच किया, फिर गिरकर आया 119 को टच। ये आपके लिए पूरा गार्बेज है सर। जितना अभी आप यहाँ पे डेटा देख रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस आगे आएगा एग्जीक्यूशन के टाइम पर। ये जितना रेंज है ये एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी परफेक्ट एंट्री कैसे बनेगी, ठीक है। लेकिन आप अपने टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे और अपना बायस्ड मूव कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको बैठना किस ओर है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये तय होगा किससे? ये तय होगा प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो से, प्रीवियस स्विंग हाई और प्रीवियस स्विंग लो से। अब बहुत ध्यान से देखिए, अभी देखिए मैं आपको सिंगल टेक्निकल का कोई पॉइंट नहीं बताऊंगा, ना कैंडल स्टिक, और देखिए अब चार्ट रीडिंग आपको आती है कि नहीं आती, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स की बात है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं और कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल में बता रहा हूँ, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखिए LTP से गए और देखा ये स्विंग हाई लगा, मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस स्विंग हाई का, इसको स्विंग हाई बोल रहे हैं। स्विंग हाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्राइस ये मोमेंटम करते हुए जा रहा था और यहीं से लौट आया, तो प्राइस ने स्विंग कहाँ से लिया? 24,521 से। और 24,521 के बाद क्या प्राइस इस हाई के ऊपर गया? नहीं। तो एक तो ये हाई हुआ, इसके ऊपर प्राइस गया नहीं, और यहीं से स्विंग हो गया नीचे निचले स्तर की तरफ। तो यही हमारे लिए क्या हुआ? लास्ट स्विंग हाई, एक वैलिड स्विंग हाई, ठीक है, एक लास्ट वैलिड स्विंग हाई। अब मैं क्या पूछता हूं कि ये प्राइस जब 24,520 या 540 या 521, जहां भी 24,500 के राउंड फिगर ये चल कर आया, तो प्राइस में मोमेंटम होते कैसे हैं जरा ये बताइए। प्राइस जब ऊपर की तरफ चढ़कर जाएगा एक अप ट्रेंड की तरफ, जैसे ये चल कर गया ना, यहाँ कहाँ से चल कर गया? यहाँ से चल कर गया 23,874 से, ये लो थे, यहाँ से प्राइस ने यहाँ तक की रैली दी है। तो ये जहाँ तक चल कर गया है, ये जो अप ट्रेंड आपको दिख रहा है, ये अप ट्रेंड आता क्यों है प्राइस में? मैं आपसे वो पूछना चाहता हूँ। तो अप ट्रेंड आता है सर सिंपल, जब भी एक ब्लॉक होगा। ब्लॉक का मतलब क्या हुआ सर? ब्लॉक समझिए, एक हम लोगों का फेमस एग्जाम्पल है, हम लोग क्लास में लेते हैं, जब भी डिमांड सप्लाई का बेसिक समझते हैं ना, तो इसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या
कि मान लीजिए कि आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं जिसका एक सप्लाई चेन होता है। अब सप्लाई चेन एक एफएमसीजी सेक्टर में आपको मिलेगा, फूड चेन में मिलता है, ठीक है। सप्लाई का मतलब मैगी का एक पैकेट, सप्लाई चेन हुआ ना सर, कि नेस्ले बनाएगा उसके बाद ही मैगी आप तक पहुंचेगा। अब नेस्ले मैगी बना रहा है, उसका प्रोडक्शन यूनिट है डेली का 1 लाख, वो यूनिट बनाता है, 1 लाख मैगी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये बैलेंसिंग कैसे, उसको पता है उसकी एक दिन की सेल भी लगभग 90 से 95 हज़ार होगी, तब वो उतना ही उसको डिमांड और सप्लाई को एवरेज कर पा रहा है। उसको पता है उसकी डीलरशिप से कितनी डेली की सप्लाई जा रही है और डिमांड जितनी उठ रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। एक दिन क्या करे नेस्ले बोलता है कि मैं अपने प्रोडक्शन को 60% रिड्यूस कर रहा हूं, 60% रिड्यूस कर रहा हूं और 40% प्रोडक्शन। अब बताइए, डिमांड तो डेली का एवरेज वेटेज 1 लाख यूनिट बिकना है मैगी के पैकेट्स, इतना तो बेच रहे हैं लोग, सामने से खरीदार खरीद रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, 40,000 सिर्फ सप्लाई दे रहे हैं और सामने खरीदार जो है वो 1 लाख यूनिट के। तो ये जो 60,000 का डिफरेंस है, ये क्या है, ये ब्लॉक है। ब्लॉक किस चीज में है सर, ब्लॉक है डिमांड साइड, कि 60,000 खरीदार अधिक है और 40,000 यूनिट का प्रोडक्शन है। अब क्या होगा, अब 2 चीजें होंगी। पहली चीज होगी कि यहां पर फूड चेन में शॉर्टेज किस चीज की, मैगी की। अब होगा क्या इससे, कुछ रिटेलर्स के पास, अभी तो आप नॉर्मल किसी भी अपने आस पड़ोस की दुकान पे जाएंगे मैगी मिल जाएगा, लेकिन जब ऊपर से सप्लाई ही कम कर दी गई है तो अब एक ये क्या होगा, ये एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन की तरह आपको दिखेगा। कैसे कि बढ़ाया गया है प्राइस। कैसे बढ़ गया सर, समझिए, 60 रुपए का मान लेते हैं मैगी का पैकेट आता था पहले एग्जाम्पल के तौर पे, अब 40,000 प्रोडक्शन हो रहा है और 60,000 का शॉर्टेज है। तो आप अपने पड़ोस की दुकान पे जाइएगा मैगी नहीं मिलेगा, उसके पड़ोस की दुकान पे जाइएगा नहीं मिलेगा, उसके पड़ोस की दुकान पे जाइएगा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, किसी एक दुकानदार के पास मिलेगा, वो बोलेगा कि सिर्फ 10 पैकेट